हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। तो आज की क्लास में हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ वर्ड यूसेज। तो ये वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट IIM इंदौर में तो बहुत ही पॉपुलर है और अब जिपमैट में और रोहतक के एग्जाम्स में भी देखे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है वर्ड मीनिंग्स पूछने का। एक्चुअली वर्ड मीनिंग्स डायरेक्टली ना पूछ के ये कॉन्सेप्ट काम करता है वर्ड यूसेज पे, यानी कि एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को हमने कैसे यूज किया, राइट? सो हाउ वन पर्टिकुलर वर्ड कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल सेंटेंसेस इन मल्टीपल वेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दिया और सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा कि रश्मि इज टायर्ड आफ्टर a long day in her office and she needs rest। तो ये देखिए, ये मैंने पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा, राइट? तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रश्मि थकी हुई थी और उसको अब ज़रूरत है रेस्ट की। तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब क्या हुआ? रेस्ट का मतलब हुआ दैट शी शुड रिलैक्स नाउ, right? Now if I make a second statement which is like this, that I had 500 rupees, I spent 300 rupees to eat my favorite ice cream, rest of the money I used to buy apples। ठीक है, तो यहाँ रेस्ट का मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग मनी। ठीक है, मेरे पास 500 रुपए थे, 300 की मैंने आइसक्रीम खरीद ली और बाकी बचे हुए रिमेनिंग 200, राइट? सो अब देखिए, रेस्ट दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंटली यूज किया, तो इसी को हम कहते हैं कि ये वर्ड यूसेज जो है वो अलग है। सो द वर्ड इज सेम बट द मीनिंग वेरीज इन बोथ द सेंटेंसेस। तो आपको क्या होता है, आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे और भी आप कई कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। जैसे एक वर्ड है कैपिटल, राइट? सो कैपिटल माइट मीन द कैपिटल लेटर्स, राइट? जैसे इंग्लिश का कैपिटल लेटर वो भी हो सकता है। कैपिटल कैन बी अ सिटी, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। Capital can also means the initial money required to run the business. Capital can also mean, capital punishment can also means death punishment, right? तो again you can see the same word but multiple meanings। तो आपको देखना है कि क्या जो word आपको provided है वो उस सेंटेंस में गिवन कॉन्टेक्स्ट में राइटली यूज किया गया है या नहीं किया गया। तो टिपिकली आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा? टिपिकली आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मिलेगा, राइट? इस तरह की डायरेक्शन के साथ कि आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस में एक वर्ड प्रोवाइडेड होगा और उस वर्ड को 3 डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा। देयर कैन बी 3 सेंटेंसेस, एट टाइम्स देयर कैन बी 4 ऑल्सो, बट यूजुअली जो स्टैंडर्ड रहता है वो 3 सेंटेंसेस रहता है। और आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट में या मल्टीपल स्टेटमेंट्स में जो वर्ड है वो करेक्टली यूज किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पिक अप योर आंसर। Like if you take a look at this particular question, you will see कि there is this word pupil, right? तो अब pupil को उसने 3 sentences में use किया, और अगर आप तीनों sentences देखेंगे तो the pupil word is highlighted, right? अब अगर आपको pupil के सारे meanings पता हैं तो आप इस तरीके के questions को handle कर सकते हो, otherwise you might really be stuck in a difficult situation। ठीक है, so I'll give you good 30-40 seconds to take a look at the question and pick up the right answer। अच्छे से देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, दैट यू आर रीडिंग केयरफुली, क्योंकि वर्ड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आप वर्ड प्यूपल देखेंगे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। द ओनली पॉइंट इज दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड नो
कि एक वर्ड के पॉसिबली क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। बस बच्चे यहीं पे घबरा जाते हैं क्योंकि उनको कई वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स नहीं पता होते और फिर वो मिक्सचर हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप प्यूपल को देखेंगे तो देयर कैन बी मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड प्यूपल, राइट। सो एक तो ये हो गया कि जो आपकी आई का पार्ट होता है, राइट। सो देयर इज, अगर आपने बचपन में ऑप्टिक्स पढ़ा है तो स्कूल में, मतलब आप तो छोटे ही हो, हमने अपने बचपन में जब ऑप्टिक्स पढ़ा था तो आई के एक पार्ट को क्या बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं। सो एग्जैक्ट गलत आपको मैं डेफिनेशन नहीं दूंगी, बट पार्ट ऑफ द आई, राइट। सो वन इज दैट प्यूपल, राइट। और एक प्यूपल क्या होता है, एक pupil will be the student, right? So there will be these two possible meanings. So one is कोई एक बच्चा जो छोटी उम्र में स्टूडेंट होता है किसी स्कूल में, या कोई अंडर सम ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी मीन। सो द फोटोग्राफर फोकस द कैमरा का प्यूपल नहीं होता, आई का प्यूपल होता है, कैमरा का तो लेंस होता है। सो दिस चॉइस में तो प्यूपल का यूसेज इनकरेक्ट है, क्योंकि वो प्यूपल विद द लेंस ऑफ द आई से एसोसिएटेड होता है, तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये गड़बड़ कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि देयर इज नो सच प्यूपल ऑफ द कैमरा, द प्यूपल इज ओनली फॉर द आई, ठीक है। So there is basically this part of the eye. So if you come to the second sentence, numerous studies have revealed matlab shown that dilated pupils are caused due to recreational drug overdose, right? So this is in context of the eye and this usage is correct. Come to the third sentence. Though the commissioner had reached new heights, he always regarded himself as the pupil of the headmaster. Matlab he was the student of the headmaster. He was always very grounded and he considered कि वो कितना भी आगे बढ़ जाए अपने गुरु का तो वो शिष्य ही रहेगा, right? So if you see second और third sentence में usage correct है और in that case first में कोई sense नहीं बनता, so we will go for B as the answer, right? So now let's come to the next set. Again it's a very interesting set और ये word tender है। तो देखिए ये भी कोई ऐसा मुश्किल word नहीं है। तो इन questions के best part ये होते हैं कि that whatever words you get they are not very fancy, they are easy words, but the only thing that you need to be careful and focus your attention is that you should know all the possible meanings when you are enhancing vocabulary, right? तो आप कई बार हम क्या करते हैं, हम बस कोई एक मीनिंग देख के काम चला लेते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द केस। यू शुड बी एबल टू नो ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स। आराम से पढ़िए, ट्राई करिए क्वेश्चन को, देखिए कि कैसे मल्टीपल सेंटेंसेस क्रिएटेड हैं, आपको कौन से पॉसिबल मीनिंग्स पता है। चलिए, तो आपने देखा होगा सरकार के टेंडर पास हुए, राइट। सो लेट्स सी दिस, वील रीड द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस में उसने बोला है कि द ऑनलाइन सिस्टम इनेबल्स पीपल टू डाउनलोड द टेंडर स्केड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड प्लेस बिड्स। तो टेंडर का मतलब क्या होता है, दिस इज एन ऑफर टू कैरी अ वर्क एट अ फिक्स्ड प्राइस। सो व्हाट इज अ टेंडर, इट इज एन ऑफर to offer to carry a work at a fixed price। तो सपोज करिए कि अगर सरकार को कोई सड़क बनवानी है तो वो लोगों से टेंडर मंगवाती है, ठीक है। तो टेंडर में लोग कहते हैं कि अच्छा हम इस मटेरियल को यूज करके इस कॉस्ट में आपको सड़क बना के दे देंगे। तो मल्टीपल एजेंट्स अप्लाई करते हैं और सरकार को जो ऑफर बेस्ट लगता है, जहाँ पे उसको लगता है कि प्राइस फैक्टर इज ऑल्सो रीजनेबल एंड द क्वालिटी विल बी गुड, उसका टेंडर पास हो जाता है, राइट। तो ये बिजनेस के हिसाब से एक वेरी पॉपुलर टर्म है। So the online system enables people to download the tender schedule free of cost and place bids। तो वो अपना बोली लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि we can offer this service, right? So अब coming to the second sentence, so yeah, पहले में it is the right usage, it does make sense. Coming to the second one, having worked on various cases, the detective tendered his resignation to the agency in order to pursue music। So tender का मतलब is also to offer,
राइट। अब आपको क्या करना है, अगर आपको टेंडर दोनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं तो इस केस में तो ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और इस केस में अगर आप देखेंगे तो नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब हमको कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें केवल नाउन की फॉर्म में पता है या वर्ब फॉर्म में पता है, तो इसके लिए मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि एक ऐप है मेरियम वेबस्टर, जिसमें किसी भी वर्ड के सारे पॉसिबल मीनिंग्स आपको मिल जाते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और जब भी कोई वर्ड सीखे कोशिश करें कि सारे पॉसिबल फॉर्म्स में, मतलब हो सकता है कोई फॉर्म कोई नाउन कोई वर्ड एग्जेक्टिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, नाउन की फॉर्म में कर रहा हो, वर्ब की फॉर्म में कर रहा हो, तो किस फॉर्म में वर्ड का क्या मीनिंग है ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, राइट। तो अब एक बार अगर आप ये दूसरा सेंटेंस देखोगे तो दिस विल ऑल्सो मेक परफेक्ट सेंस टू यू दैट ओके हैविंग वर्कड ऑन वेरियस केसेस, क्योंकि उसको अब रेजिग्नेशन उसने ऑफर कर दिया क्योंकि उसको म्यूजिक परस्यू करना था। सो ये सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो डज मेक सेंस, राइट। Coming to the third one, monthly millions of dollars are arriving in the country to schedule the tender, right? So in this case, to schedule the tender is not making sense, right? So this is the incorrect usage. So third sentence में tender का use fit नहीं होता, बाकी क्या दोनों usages है वो मैंने आपको बता दिए। So अगर हमारा केवल first और second usage correct है तो हम D को अपना correct answer pick कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। पढ़िए आराम से, तसल्ली से पढ़िए। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, अगर आप मुझसे पूछे कि मैम फिर व्हाट कैन बी द लेसन्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो द वर्ड्स, राइट। यू शुड नो द वर्ड्स एंड नो ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स। तो वर्ड को एंटायरली लर्न करना है, नो ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स, लाइक एंटायर वर्ड, राइट, एंटायर वर्ड को आपको लर्न करना है। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, right? So this is very important. Understand the context because for such questions if you have to really do well, आपको contextual clarity होना ज़रूरी है। At times क्या होता है, हमें contextual clarity नहीं होती और वहीं पर हम फंस जाते हैं। So work on contextual clarity. This is another important suggestion, right? कि देखिए कि word को given कहानी में जो उसकी कंसिडरेशन है, जो प्लॉट लाइन है, उसमें कैसे यूज किया है, ठीक है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डोंट रश, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कई बार हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं और उसकी वजह से सवाल गलत हो जाते हैं। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट सजेशंस दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार हमको मीनिंग्स पता होते हैं बट हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, या हमको इतना रश होता है कि फटाफट क्वेश्चन को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, और वहीं पे दिक्कत और दुविधा क्रिएट हो जाती है। सो यू कुड जस्ट राइट दीज 3 पॉइंटर्स इन योर नोटबुक एंड इंश्योर दैट यू आर बेसिकली applying them whenever you are solving the questions, right? चलिए, so this is the right strategy to solve such questions, and you should always implement such strategy for word usage questions, right? चलिए, so हमने सीजन नहीं अटेम्प्ट किया था। अब ये देखिए, सीजन इजी वर्ड है, तो हमेशा यही होता है इन क्वेश्चंस में कि कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं देते आपको, कि कोई बहुत फैंसी सा वर्ड दे दिया जो आप जानते ही नहीं हो और नया सा वर्ड आ गया। उस तरीके की डिफिकल्ट वोकैबलरी नहीं टेस्ट करते, बट रीजनिंग बेस्ड, जहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि कैसे कहानी में डिस्कशन हो रहा है, कैसे कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होंगे तो मीनिंग्स वेरी करेंगे, कि आप इस तरह की छोटी डिटेल्स पकड़ पाते हो, ये ज़रूर चेक होता है। चलिए, so let's see this. The customer requested the chef to season the chicken with mixed herbs before roasting it in the oven. ठीक है, तो season का मतलब क्या होता है, apply spices. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टर्म है। अगर आप कोई भी मास्टर शेफ का आपने कोई एपिसोड देखा हो तो उसमें बड़ा कॉमनली, या कोई भी कुकरी शो देखा हो, या फॉर दैट मैटर इंस्टाग्राम पे इतने फूड ब्लॉगर्स हैं, उन्हीं की कोई रील देखी हो तो वो कई बार कहते हैं से सीजनिंग कर दीजिए, या फिर अगर आप किसी पिज्ज़ा आउटलेट पे जाते हैं, जब आपको ऑरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स देते हैं तो वो एक तरीके की सीजनिंग है, राइट, टू अप्लाई स्पाइसेस। So the first sentence which says the customer requested the chef to season the chicken with mixed herbs before roasting it in the oven. So that does make sense because this is how the sentence is being used. The word has been used in the infinitive form. तो infinitive form क्या होता है, ये देखिए, जैसे I want to go,
राइट. सो सी दिस, इस केस में आई मेरा सब्जेक्ट है और वॉन्ट इज द वर्ब, राइट. और टू गो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम ग्रामेटिकल टर्म्स में इन्फिनेटिव कहते हैं, राइट. सो इस केस में देखिए, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द शेफ टू सीजन द चिकन विद मिक्स्ड हर्ब्स. सो दिस डज मेक सेंस, वी कैन कीप दिस. The river flowed aimlessly off the season towards the city. अब आपको ये देखना है कि ये off the season ऐसा कुछ exist करता है या just a tricky choice. Off the season जैसा तो कुछ होता ही नहीं है. Aimlessly off the season what? So it doesn't make sense. River cannot flow off the season. So second में तो कोई usage fit नहीं बैठता. Now you can come to the third one, which says during the Olympic season, right? So season is the period, right? You may hear from announcers, critics, commentators and even athletes that Olympic games are too commercial. So आप कहते हैं ना ये festive season आ गया. I'm sure आपने सुना होगा ऐसा बहुत regularly कि cricket fever है, cricket season आ गया या festive season आ गया है, right? So उसी तरीके से Olympic season. So that's basically a duration or a period. So that also will make sense. So हम देखते हैं तो पहले में और थर्ड में यूसेज सही है, सेकंड में इनकरेक्ट है. अब कई बार स्टूडेंट्स ऑप्शंस पिक करने में भी जल्दबाजी कर जाते हैं, तो यहाँ पे भी तसल्ली रखिएगा, राइट. In order to ace competitive exams, your temperament should be solid. Anytime if you are rushing or anytime if you are getting nervous, anxious, you're just wanting to finish or you're not giving the question the adequate time it deserves, then there is a good possibility that you will make a silly mistake, right? Silly mistake क्यों होती है? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रॉपर है, राइट. आप टाइम का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो या रश करने की कोशिश करो, तो मत करो. क्योंकि आपने अगर पूरा क्वेश्चन सही से समझ लिया, सॉल्व कर लिया और आंसर ही गलत मार्क कर दिया, तो आपका तो 2 मिनट, 1 मिनट, 50 सेकंड, 40 सेकंड जितना भी एफर्ट है वो फ्यूटाइल हो जाता है. एंड नेवर फॉरगेट, एन इजी क्वेश्चन इज गिविंग यू द सेम मार्क्स एज अ डिफिकल्ट वन, राइट. सो यू शुड वैल्यू एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट द इजी क्वेश्चंस, इजंट इट. सो आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट यूसेज. सो इन दैट केस हम बी को अपना करेक्ट आंसर पिक कर सकते हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू पिक एज द करेक्ट आंसर? वी आर गोइंग टू पिक बी एज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है. So now let's try the next question. Again, see the word that we are picking, that's very easy, nothing very fancy. बहुत मुश्किल words नहीं pick कर रहे हैं हम, आसान ही कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. और एग्जाम में भी लाइक आई सेड कि बहुत मुश्किल नहीं आते, दे गिव यू easy words only. It's just that you have to show good temperament, you have to be patient and you should know all the possible meanings. एक फॉर्म वर्ब की तरह यूज होता है विच इज टू क्रिएट, राइट. सो आई विल जस्ट गिव यू स्लाइट क्लू. द फॉर्म विच इज यूज एज अ वर्ब, दैट्स टू क्रिएट. ठीक है. एंड वन फॉर्म इज लाइक अ नाउन, राइट. जैसे आपने अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, राइट. सो दैट्स हाउ द फॉर्म लुक्स लाइक. अब आपको दोनों मीनिंग्स मैंने बता दिए. सेंटेंसेस पढ़िए और देखिए कि अप्रोप्रिएट यूसेज कहाँ पे फिट हुए. So see the first sentence, the assumption which form the basis, which create, which make the basis, right, which make the basis of this book are questionable. The right usage, right, that does make sense. Now coming to the second sentence, industrialization of Europe and Asia was financed under the form of General Time Universal Bank. So under the form, what form? इसमें तो कोई either of the usages fit नहीं होते, तो ये वाला जो second sentence है यहाँ पे either of the usages doesn't make sense, so we can eliminate second. Come to the third one, the application form needs to be filled and submitted. तो the application form needs to be filled, तो ये वही application form जो noun का usage है, and again this usage is absolutely right. तो first में और third में right usage है, so we'll pick up C as our answer. Second में form का कोई भी either of the meaning is not fitting in, so we can eliminate the second sentence, यानी कि इसमें sentence का usage right नहीं था, and we will not pick it up as an answer. ठीक है. चलिए, so this is again a very interesting question, so let's try doing this. अच्छे से पढ़िए, देखिए कितना simple friendly word है. तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि हर बार क्वेश्चन मुश्किल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू कैन सी हाउ द नेचर ऑफ द वर्ड इज
सो सिंपल, बट स्टिल स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं या दिक्कत में आ जाते हैं. दैट शुड नॉट हैपन टू यू, एंड द ओनली वे इज वेर यू आर रीडिंग अ लॉट, वेर यू आर बीइंग एक्टिव इन vocabulary learning, where you are not taking any shortcut, you are deciphering all the meanings and reaching to the answers, right? जहाँ पे हम शॉर्टकट लेते हैं ना, जहाँ पे हमें लगता है कि ठीक है यार सीख लिया वर्ड, और जहाँ पे हम एफर्ट नहीं करते, राइट, वहाँ पर दिक्कत आती है. सो यू हैव टू टेक द पेन, यू हैव टू मेक द एफर्ट, बिकॉज दैट्स हाउ द डिफरेंस इज गोइंग टू अपीयर, राइट? आप अगर एक टॉप आईआईएम में जाने का सपना देखते हैं राइट आफ्टर 12th, सो इट विल डेफिनेटली आस्क फॉर योर temperament. It will ask for a lot of rigid disciplined life, right? So that's something that you need to abide by and follow. Chaliye, so let's take a look at this particular set. So social structures will change soon enough, and the purpose of education will finally be to learn to reason and finds one passion. So this is basically a verb, right? तो यहाँ पर change का मतलब कैसे होगा कि बदलाव आएगा, तो ये usage correct है. This does make sense. Come to the second one, the negotiation would lead to a change of lands. Change कैसे होंगे lands? This will be exchange of lands. Can you see? ऐसी छोटी छोटी चीजें. अब चेंज और एक्सचेंज में आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है. नहीं पता तो आपको कई बार लगता है कि हाँ सेट तो बेटर है ना, लॉजिकली मत, नहीं, यू शुड नो द इन एंड आउट ऑफ द वर्ड, राइट? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं अपनी लॉजिक से, कई बार जस्ट वी बाईपास एंड इग्नोर सच लिटिल थिंग्स which can be a game changer in the exam. So change नहीं बनेगा यहाँ पे, context में fit नहीं होगा. exchange will be the right word. I asked the conductor to keep the change. तो ये तो छुट्टे पैसे हो गए ना, so this is the right usage, right? You keep the change. तो ये आप बोलते ही हो, जानते भी हो, समझते भी हो यूसेज को. तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड में तो यूसेज करेक्ट है चेंज का, राइट? तो फर्स्ट में वर्ब की तरह यूज हो रहा है, देखें, थर्ड में नाउन की तरह यूज हो रहा है. तो अब आपने कितने सारे ऐसे वर्ड्स देख लिए जो वर्ब और नाउन्स में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं. तो आपको ये सारे मीनिंग्स आना जरूरी है. सिंपल वर्ड्स, अगेन आई एम रीइटरेटिंग, आप कहोगे मैम एक ही बात आप 4 बार पहले बोल चुके, वापस बोल रहे हो, बट ये जानना समझना जरूरी कि मुश्किल वर्ड्स नहीं, right words, knowing the meaning completely, right understanding makes a lot of difference, right? holistic understanding, complete understanding. तो अगर हमारा फर्स्ट और थर्ड ही करेक्ट है तो हम बी को अपना आंसर प्लेस कर सकते हैं. विल पिक बी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? चलिए, सो लेट्स अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ. लेट्स ट्राई दिस. So when she had cast aside all the clothes she could not wear. So cast aside, cast is basically a verb, और aside आपने preposition लगा दी. So this has a fixed meaning, right? तो ये एक idiomatic expression बन जाता है और इसका मतलब होता है to get rid of something, किसी से छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना, right? So she had cast aside all the clothes she could not wear, यानी कि जो कपड़े नहीं पहन रही थी उसने उन कपड़ों को साइड में कर दिया या पीछा छुड़ा लिया. There was a lot of room for many other things in the closet. Closet is almirah. So yes, that does make sense. ये correct usage है, right? This phrase is being rightly used. So ये phrase का usage correct है. द न्यू ब्लॉकबस्टर हैड अ वेरी पॉपुलर कास्ट. तो आपने देखा होगा इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत अमेजिंग है, राइट? जैसे पंचायत की स्टार कास्ट लोगों को बड़ी पसंद आती है. तो स्टार कास्ट और कास्ट आप समझते हैं, पीपल हु आर एक्टिंग इन द फिल्म, राइट, परफॉर्मर्स. So that is also making sense, right? If that usage is also right and relevant. The ship sails cast a shadow. तो ये भी परछाई क्रिएट होना होता है. That also makes sense. ठीक है, तो ये यूसेज भी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर तो तीनों सेंटेंसेस करेक्ट. ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, कहीं आपको ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहाँ पे एक भी यूसेज करेक्ट नहीं है, पर क्या तुमको मीनिंग पता है, क्या तुम राइटली कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हो, क्या तुम्हें सारी कहानी समझ में आ रही है, क्या तुम पेशेंस और टेम्परामेंट शो करो. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर डीलेबल. एंड इंटरेस्टिंगली बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं विच मेक्स द जर्नी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग. चलिए ये ट्राई करिए. चलिए, सो ये ट्राई करते हैं.
ही इज सच एन अकम्पलिश्ड स्ट्राइकर। तो अकम्पलिश मतलब आउटस्टैंडिंग, जिसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, परफेक्ट। सो दैट डज मेक सेंस, राइट। जैसे हम बोलते हैं अकम्पलिश्ड क्रिकेटर है या अकम्पलिश्ड मूवी स्टार है, होलसम, right? That does make sense. It is an accomplished fact that sun always rises in the east and sets in the west. It's not accomplished. It is an established fact. ठीक है, so it is an established fact and not an accomplished one. So second will go out. We will keep first. The whole job was accomplished well. Accomplished well मतलब completed well. ठीक है, achieved nicely, which is also making sense. So the first and the third sentence, the usage is correct, right? However, in the second it is wrong, right? So what are we going to pick? We are going to pick D as our correct answer. ठीक है जी. So I hope you really enjoyed solving these questions. आपको अच्छी प्रैक्टिस मिली, आपको समझ में आया कि वर्ड यूसेज का क्वेश्चन कैसा दिखता है. बस कुछ सिंपल पॉइंटर्स जो क्लास में डिस्कस हुए उनका ध्यान रखिए, वोकैबुलरी पे मेहनत करते रहिए. अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है, इसी सीरीज़ में, इस सीरीज़ में एक फ्री लेक्चर है हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी. बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात हुई है. उन स्ट्रैटेजीज़ को समझने की कोशिश करिए, अपनी डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट करिए, कंसिस्टेंट रहिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल. ऑल द बेस्ट. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.